अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी कारकर्दगी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और उसी के लिए तुम्हें मिस्टर बेल फ्राजो से मुकाबला करना होगा जो यहाँ के कराटे इंस्ट्रक्टर है। मेरे लिए किसी माहिर फाइटर को बुलाओ रैंडल। क्या किसी इंस्ट्रक्टर से मुकाबला करा के तुम मेरी तौहीन करना चाहते हो? वो बहुत पाएगा लड़ाका है, रैंडल ने कहा। उससे मुकाबला करके तुम्हें भी लुत्फ आ जाएगा। मगर लुत्फ नहीं आ सका क्योंकि मुकाबले का फैसला पहले ही मिनट में हो गया था। मैंने कबील जुस्सा बेल फ्राजो को किसी खिलौने की मांड हवा में उछाल दिया था और वो 12 फीट की बुलंदी पर बने हुए आहनी प्लेटफॉर्म पर जा गिरा था। ओह कमाल है, वाकई ही कमाल है, रैंडल की आवाज गूंजी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेल फ्राजो इस तरह भी शिकस्त खा सकता है। उसी को बेल फ्राजो ने 12 फुट बुलंद आहनी प्लेटफॉर्म से मेरे ऊपर छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म की तरफ मेरी पुश्ती और बेल फ्राजो का ख्याल होगा कि वो अकब से मुझ पर काबू पा लेगा। उसे ये मालूम नहीं था अगरचे मैं उसे आंखों से नहीं देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी मौजूदगी को इस तरह महसूस कर रहा था जिस तरह आंखों से देखकर की जा सकती है। मैंने मुड़े बगैर अपनी कोनी उठा दी। उसका सीना पूरी कुव्वत से मेरी कोनी से टकराया और वह दिल खराश चीख मारकर उल्ट गया। मुझे अफसोस है मिस्टर रैंडल, बिल फ्राजो शायद अब तुम्हारे किसी काम ना आ सके, मैंने कहा। उसे जहन्नुम में झोंको। ये बताओ कि अब तुम्हारी समझ में आया कि अकब से हमला करके मार्शल आर्ट्स के माहिर का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। मार्शल आर्ट्स के माहिर का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल समझ गया, मैंने कहा। चूंकि तुम अब पूरी तरह तैयार हो इसलिए अब तुम पर आखिरी अमल किया जाएगा। शख्सियत की तब्दीली के लिए गुज़िश्ता 6 माह में तुम जो खुराक इस्तेमाल करते रहे हो उसमें दवाएं शामिल होती थी, मगर हमने बहुत हल्की ताकत की दवाएं इस्तेमाल की हैं ताकि उनका कोई मनफी असर न हो। अब सिर्फ 15 मिनट का काम बाकी रह गया है। तुम बिल्कुल बरक्स शख्सियत के मालिक हो जाओगे। रैंडल का जुमला खत्म होते ही दरवाजे से सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक हुसीनो जमील लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में दुआ से भरी हुई एक सरें थी। अब मुजामत का वक्त आ गया था। अगर अब भी मुजामत ना करता तो शायद कभी ये मौका ना मिलता। मैंने अपना लाएअमल मुरत्तब करने के लिए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और इसी दौरान मेरी निगाह ली क्वान की निगाह से टकराई। उसकी आंखों में कोई खास बात थी जिसने मेरी कुव्वत मुजामत का गला घोंट दिया और मैं पहले की तरह पुरसुकून हो गया। लरज़ बड़े इत्मीनान से चलती हुई मेरे करीब आई और मेरे बाजू पर इंजेक्शन लगाकर चली गई। मेरे जिस्म में जैसे अंगारे भर गए थे, लेकिन ये कैफियत सिर्फ चंद सेकंड रही। उसके बाद मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। इस कदर हल्का फुल्का कि मुझे बेवजनी का एहसास होने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इस ख्वाब के दौरान दरवाजा खुला, 2 अफराद अंदर दाखिल हुए और मेरे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और आनी प्लेटफॉर्म की तरफ ले चले। मैं किसी बेजान खिलौने की तरह उनके साथ चल रहा था। आनी प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां तैर करके हम ऊपर पहुंचे जहां किसी दांत की एक सफेद चमकदार कुर्सी रखी थी। उसकी साउंड कुछ अजीब सी थी। मुझे उस कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसके बाद उन दोनों अफराद ने मेरे सर पर वो हेलमेट पहना दिया जो उस कुर्सी से मुंसलिक था। मेरा चेहरा तक उस हेलमेट से ढक दिया गया। फिर उनमें से एक शख्स बिजली के बोर्ड तक गया और एक स्विच ऑन कर दिया। हेलमेट के अंदर हल्के से जन्नाटे की आवाज उभरी और मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ने लगी। मैं शख्सियत की तब्दीली के आखिरी मरहले से गुजर रहा था। मेरी आंखें खुली हुई थी और मुझे सब कुछ नजर आ रहा था, मगर मुझे अपने हाथ पैरों पर जरा भी काबू नहीं रह गया था। मैं अपनी मर्जी से अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था। इस वक्त भी मेरे ज़हन के किसी बाईदरीन गोशे में ये एहसास मौजूद था कि इस अमल से गुजरने के बाद मेरे नजरियात तब्दील हो चुके होंगे। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं रहेगा, सियोनी मफादात का हामी हो जाएगा और उसके बाद जो कुछ होता उसका जिक्र करने का भी यारा नहीं था। फलस्तीन का सबसे बड़ा हामी इंतहाई खौफनाक मरहले से गुजर रहा था। एक मामूली सी कुताही तमाम कामों की रियाजत पर पानी फेर देती है। ये मोतबर शख्स था, इजराइल का बड़े से बड़ा एजेंट। अरबों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता था जो मैं आसानी से कर गुजरता। मेरा खास मुकाम था। मेरी आदादाना नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं अगर तकरीब कारी पर उतर आता तो किसी को शुबा भी नहीं हो सकता था। मैंने अरबों के लिए और यहूदियों के खिलाफ कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे। मुझ पर कौन शुबा करता?
और मैं अपनों की पुश्त में खंजर घूमता रहता। वो दोनों अफराद अब भी मेरे दाएं बाएं मौजूद थे जिन्होंने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया था। ली कुआन नीचे खड़ा था और उसकी तवज्जो का मरकज मैं ही था। मुझे यकीन था कि मेरी इस बेबसी का मंजर तहजीब और बूढ़ तक भी पहुंच रहा होगा। उन दोनों पर यकीनन क़यामत गुजर रही होगी, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और मैं तो खैर था ही बेबस। 6 माह की तरबियत के दौरान मैंने गैर मामूली सलाहियतें हासिल कर ली थी। ऐसी गैर मामूली सलाहियतें जिनका आम लोग तो क्या, अक्सर जोडू कराटे के माहिर भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अपने दिलो दिमाग और हरकातों सकनात पर मैंने गैर मामूली कंट्रोल हासिल कर लिया था। मेरा ख्याल था कि मैं अपनी कुव्वत इरादी के बल पर नजरियात की तब्दीली की इसी साइंटिफिक अमल को गैर मौसर बना दूंगा, मगर अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं गलती पर था। मेरे अंदर मुजामत नाम की कोई शय बाकी नहीं रह गई थी। इंतहा दर्जे के करब और अजियत की ये लम्हात कितनी देर जारी रहे मुझे नहीं मालूम। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे एक उम्र गुजर गई हो, सदियां बीत गई हूं। वो जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, मैं तो एक रूहानी करब से गुजर रहा था। वो आगे का आजाब था। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो मुझे जरा भी तकलीफ ना होती। मालूम नहीं कितनी देर बाद ये अजियतनाक सिलसिला खत्म हुआ। बिजली का स्विच ऑफ करने के बाद मेरे सर से हेलमेट उतार लिया गया था। मुझे अपनी गर्दन ढुलकती हुई महसूस हुई और मैंने अपना सर कुर्सी की पुश से टिका दिया। वो दोनों अफराद अब भी मसरूफ अमल थे। एक शख्स ने कोई बहुत तेज स्पॉट लाइट जला दी थी जो बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और दूसरा शख्स एक स्प्रे गन उठा लाया था। मुझसे कोई 2 फीट के फासले पर रुककर उसने स्प्रे गन का बटन दबाया और मेरे चेहरे से किसी महलूल की फवार टकराई। मेरे पूरे जिस्म में ठंडक सराइज कर गई। एक अजीब किस्म की तमानियत और सरशारी का एहसास था जिसने मेरे पूरे सरापा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अली यार खान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? उस शख्स ने कहा जिसके हाथ में स्प्रे गन नहीं थी। हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज नईफ और कमजोर थी। स्प्रे गन से खारिज होने वाली फवार मेरी पेशानी से टकरा रही थी। फलस्तीनियों के बारे में तुम्हारा क्या मौकफ है? उसने अगला सवाल किया। वो मजलूम है, उनके साथ ज्यादती की गई है, उनसे उनकी जमीन छीन ली गई है और उन्हें बेवतन कर दिया गया है। ये गलत है, उस शख्स ने कहा। सही बात यह है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपनी जमीन बेची थी। मकबूजा है फलस्तीन पर अब उनका कोई हक नहीं। अब फलस्तीनियों के बारे में अपना नजरिया बयान करो। उन्होंने अपनी जमीन फरोख्त कर दी थी, अब फलस्तीन पर उनका कोई हक नहीं है। यहूदियों के बारे में तुम क्या कहते हो? यहूदी एक लालची कौम है, लालची और मक्कार। उनकी हरकतों की वजह से उन्हें दुनिया में रुसवाई का टोक पहना दिया गया है। यहूदी दुनिया की तमाम कौमों से अशरफ हैं। उनकी आला औज़ाफ की वजह से उन पर इनामों इकराम किया गया है। यही वजह है कि दौलतमंदी और हुस्न के एतबार से कोई कौम उनकी हम पल्ला नहीं। अब बताओ, यहूदियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? यहूदी कौम अपनी शराफत की वजह से दीगर तमाम अक़वाम से मुमताज है। मैंने कहा, हुस्न और दौलत में उनका कोई सानी नहीं। अक़वाम आलम की साजिशों के बायस यहूदी हमेशा किसी खित्ता जमीन से महरूम रहे, लेकिन अब वो अपने लिए जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। क्या तुम इस जिद्दोजहद में उनका साथ दोगे? मैं यहूदियों के खिलाफ होने वाली कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। इन्हें भी हक है कि अपने लिए कोई अलहदा खित्ता जमीन हासिल करें। मोशे हावर्ड के बारे में तुम्हारा नुक्ता नजर क्या है? रैंडल भी आज ज़हीन आदमी है, मगर वो शातिर भी है। मैंने इतना ज़हीन शख्स कभी नहीं देखा, लेकिन ज़हीन होने के साथ साथ इस वक्त वो मेरा सबसे बड़ा उरीफ है। मोशे हावर्ड बिलाशुबा ज़हीन है, मगर ना तो वो शातिर है और ना फतीन है। वो तुम्हारे हरीफ भी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे हमदर्द और दोस्त हैं। क्या समझे? मोशे हावर्ड मेरे उरीफ नहीं, मैंने कहा, वो मेरे हमदर्द और दोस्त हैं। इसराइल के क़याम और उसके इस्तेहकाम की जिद्दोजहद के लिए तुम मोशे हावर्ड के शाना बिशाना शरीक रहोगे? हाँ, वसी और मजबूत तर इसराइल के क़याम के लिए मैं मोशे हावर्ड की हर मुमकिन मदद करूंगा। उसके साथ ही सवालों जवाब का सिलसिला इख्तिताम को पहुंच गया और मेरे चेहरे पर पड़ने वाली फुहार भी बंद हो गई। नजरियात की तब्दीली का अमर मुकम्मल हो चुका था। मेरा सर अब भी कुर्सी की पुश से टीका हुआ था और मैं आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मेरी हालत तेजी से बेहतर हो रही थी। चंद मिनट बाद मैंने आंखें खोल दी और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने यानी परेड फार्म पर मौजूद दोनों अफराद की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उन्होंने मुझे नीचे चलने का इशारा किया और मैं सीढ़ियां तय करके नीचे हाल में पहुंच गया। ली कुआन मुझे गहरी नजरों से देख रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे बातन में झांकना चाहता हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो अली? हाल में रैंडल की आवाज गूंजी। मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, डियर हावर्ड, मैंने कहा, और मैंने महसूस किया कि मेरा जवाब सुनकर ली कुआन के चेहरे पर इत्मीनान की झलकियां नजर आई थी। हमने बहुत मजबूर होकर तुम्हें इस अमल से गुजारा है। तुम जैसे बासलाहियत आदमी को जाया भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए तुम्हारे नजरियात की इस्लाह करना पड़ी।
मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मोशे हावर्ड। मुझे अफसोस है कि मैंने मादी में कभी इस अंदाज में क्यों नहीं सोचा। एक गलत नजरिए के ताकुम में मैंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जाया कर दिया। ये एक बड़ा जियां तो है, मगर तुम्हारे पास इसकी तलाफी का मौका भी तो मौजूद है। मुस्तकबिल के लिए सही लाए अमल का तयन करके तुम मादी की गलतियों का अदाला कर सकते हो। ये तो मुझे करना है मोशे हावर्ड, लेकिन फौरी तौर पर मेरे देन में कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हें एक आध रोज आराम करो, उसके बाद तुम्हें कोई मुहिम सौंपी जाएगी। ली गुआन ने मुझे चलने का इशारा किया और मैं उसके साथ चलता हुआ हाल में पहुंच गया जहां तहजीब और बुढ़ मौजूद थे। उन दोनों की चेहरों पर शिकस्त खोर्दगी की अलामात थीं। तहजीब ने पहले मेरी तरफ और फिर उसकी तरफ देखा। ये जो नुकसान हुआ है मास्टर, कभी इसका आजाला भी हो सकेगा? तहजीब ने कहा। उसके लहजे में गहरा करन था। ली गुआन ने तहजीब के शाने को होले से थपक कर उसे बाहर चलने का इशारा किया और हम सब बाहर निकल आए। तहजीब और बुढ़ के तासरात ने फिदा को सुगवार कर दिया था, मगर मैं बड़ी बेपरवाही से इधर उधर देखता हुआ चल रहा था। आदमी का यकीन अगर पुख्ता हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, ली गुआन ने तहजीब से कहा और 12 नंबर की तरफ बढ़ गया। तहजीब उसे खाली खाली नजरों से देखती रह गई थी। यहाँ खड़े रहने से क्या फायदा, मैंने तहजीब से कहा और वो चौंक कर आगे की तरफ चल पड़ी। चाय पिलवाओ बूढ़। 11 नंबर में पहुंचकर मैंने इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए कहा और बूढ़ ने बिजली का हीटर जला दिया। सच बताओ अली, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं कि तुम कितने बड़े नुकसान से दो चार हो गए हो? तहजीब ने बड़ी अफसुर्दगी से कहा। मैंने हैरत से तहजीब की तरफ देखा। ये तुम क्या कह रही हो तहजीब? मैं तो किसी नुकसान से दो चार नहीं हुआ। ये लोगों ने तुम्हारे नजरियात तक तब्दील कर दिए और तुम कहते हो कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मेरे नजरियात तब्दील नहीं हुए तहजीब, बस ये है कि बाद बातें मेरे देर में साफ नहीं थी, अब वो साफ हो गई हैं। मसलन ये कि यहूदी दुनिया की तमाम तर कौमों से बरतर हैं। तहजीब ने तंदिया लहरे में कहा। इसमें क्या शुबा है, मैंने तहजीब के तंदिया लहरे को नजरअंदाज करते हुए कहा, और इनकी दौलतमंदी और हुस्न इसका मुंह बोलता सबूत है। अगर तुम्हारे नजरियात का यही रुख रहा तो मैं तुमसे कता ताल्लुक कर लूंगी। तहजीब भी फर गई। मैं तुमसे इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करूंगा। इतने बड़े फैसले उजलस में नहीं किए जाते। तुमने अपना मिशन तरक कर दिया, फलस्तीन से मुंह मोड़ दिया। क्या ये बड़ा फैसला नहीं है? तुमने फैसला करने ने क्यों उजलत की? मैं गलती पर था। फलस्तीनियों ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। किसने उनको अपनी जमीन फरोख्त करने को कहा था? उन्होंने जो जमीन बगैर किसी दबाव के अपनी खुशी से फरोख्त की है, अब उन्हें इस जमीन पर अपना हक जिताते शर्म नहीं आती? क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो? क्या ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं थी? सब कुछ इल्म होने के बावजूद तुम क्यों उनकी तरफदारी कर रहे हो? इसलिए तो मैंने कहा था कि मैं गलती पर था और मोशे हावर्ड का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा जाविया दुरुस्त कर दिया। उसे जरूर कोई ऐसा गुनाह हुआ है अली जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तहजीब ने रंजीदगी से कहा। पहले हम बिछड़ गए, एक तवील अरसे बाद मिले तो ये आफत टूट पड़ी। कोई आफत नहीं टूटी तहजीब, जरा ठंडे दिल से गौर करो। जज्बाती अंदाज में सोचने से आदमी कभी सही फैसले पर नहीं पहुंच सकता। जज्बाती अंदाज में तो मैं भी सोचता हूँ जीव। बूढ़ ने मेरे सामने चाय की प्याली रखते हुए कहा। यह अलहदा बात है कि मेरी जज्बातियत तुम दोनों तक ही महदूद है। आदमी खुद को किसी और से वाबस्ता करे तो बहुत से मसाइल से जान छूट जाती है। मैंने कहा, मैंने भी तो खुद को तुमसे वाबस्ता किया था अली, लेकिन क्या दिक्कत, तुमने मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माजी को भी आवाज नहीं दे सकती। माजी को तो कोई भी आवाज नहीं दे सकता तहजीब। वक्त गुजरा हुआ कभी वापस नहीं आता। ये तो कातिबे तकदीर का फैसला है कि जो वर्क उलट गया वो उलट गया। ये वो आमोख्ता है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। हर गुजरता लम्हा एक नया बाब रकम करता हुआ चला जाता है। मैं सोचता हुआ ज़हन रखती हूँ अली, सही और गलत में खुद भी फैसला कर सकती हूँ। तुमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें तुम्हारा साथ देने से मैं माजूर हूँ। अगर मुझे फिल्मी डायलॉग बोलने का शौक होता तो जरूर कहता कि वो जो तुमने मेरे साथ जीने मरने के वादे किए थे वो क्या हुए। मैंने तंदिया लहरी में कहा, लेकिन मुझे डायलॉग बोलने का शौक नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। सब कुछ कह के भी तुम कुछ नहीं कहते और सब कुछ करके भी मासूम के मासूम ही रहते हो। तुम्हारी वजह से आम अफराद पर क़यामत गुजरती है, तू गुजरती रहे, तुमसे मतलब। मैडम, बुढ़ के लहजे में तंबी थी। चीफ से बात करते हुए तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि चीफ नॉर्मल है। ये क्या बकवास है? मैं भड़क गया। क्या मैं पागल हो गया हूँ या मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुमने क्या समझ कर ये बात की? नाराज क्यों हो रहे हो चीफ? चाय पियो, ठंडी हो रही है। मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाई है। मोहब्बत के बच्चे मुझे बेवकूफ बनाता है। जानता रही कि मैं कौन हूँ? अली, तहजीब के लहजे में सरनाइश थी। इसने तुम्हें ऐसी कौन सी बात कह दी कि तुम इसके पीछे ही पड़ गए हो? तुम बीच में मत बोलो तहजीब, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। ये मुझे बेवकूफ बनाता है, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करूंगा। मैं उछलकर कुर्सी से खड़ा हो गया।
तुम्हें गलतफहमी हुई है चीफ, बूढ़ ने सहम कर कहा। बूढ़ तो तुम्हें अकल का गुल समझता है, ना समझता होता तो तुम्हारे दर पर ना पड़ा रहता। तू झूठ बोलता है, मैं धड़ा। तू अपने अलावा किसी और को अकले कुल नहीं समझता। जो जी जाए कह लो, अगर बूढ़ पर इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाओ। बूढ़ ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। देखा, मैं तहजीब की तरफ पलटा। मुझसे ज्यादा जबान चला रहा है, मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ, गोया मैं झूठा हूँ। अली प्लीज खुद पर काबू पाने की कोशिश करो, तुम अपने आप में नहीं हो। मैं होंठ बिंचे बूढ़ की तरफ बढ़ रहा था। बूढ़ी जरा सहमा हुआ था। मुझे बूढ़ की तरफ बढ़ते देखकर तहजीब झपटती हुई मेरे करीब आई और मुझे बाजू से पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगी। होश में आ जाओ अली, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाशियों से कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। मैंने तहजीब की तरफ देखे बगैर अपना वो हाथ झटका जो तहजीब ने पकड़ रखा था। तहजीब एक झटके से उछलकर पलंग पर जा गिरी। तहजीब का असर देखकर बूढ़ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने भागने के लिए इधर उधर देखा, मगर उसके फरार होने की राहें मसदूद हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो चीफ, बूढ़ आजिज़ी से बोला। आइंदा तुम्हारी शान में कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर हाथ बढ़ाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे जोरदार झटका देकर छोड़ दिया। बूढ़ ने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर उसका तवादन बिगड़ गया था। वो मुखालिफ सिंध वाली दीवार के पास फर्श पर जा गिरा। अगर उसने हाथ ना टेक दिए होते तो उसका सर फर्श से टकरा गया होता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, तहजीब उछल कर खड़ी होगी। अब अगर तुमने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे मुकाबले पर आना पड़ेगा। खुदा के वास्ते मैडम, तुम खामोश रहो। बूढ़ ने सर मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। बूढ़ तो एक वफादार कुत्ता है, मुझे कैसे गवारा कर सकता है कि इसकी वजह से उसके मालकान आपस में झगड़ पड़े। अगर तुम लोगों का ख्याल ये है कि मैं तुम्हारी ड्रामाई बातों से मुतासर हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मैंने खुश्क लहरे में कहा, यहाँ क्या हो रहा है? अचानक दरवाजे की तरफ ली कुमार की दबंग आवाज सुनाई थी और मैं दरवाजे की तरफ घूम गया। कोई खास बात नहीं है मास्टर, मैंने बेपरवाही से कहा। हम जरा आपस के मामला तय कर रहे थे। अली गलत बयानी से काम ले रहा है मास्टर, तहजीब ने तेजी से कहा। या तो अली का दिमाग उल्ट गया है या इस पर कोई दौरा पड़ा है। मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त है मास्टर, बेहतल करार देने की कोशिश कर रही है। मैं गलत कह रही हूँ तो ये क्या है? तहजीब ने बूढ़ की तरफ इशारा किया जो फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था। क्या बूढ़ को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो? ली कुमान ने सर्द लहरे में कहा। मैंने इसे सजा दी है मास्टर, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया है वो इसलिए नहीं सिखाया कि इसे कमजोरों पर इस्तेमाल करूं। ये मेरा मातहत है मास्टर, मैंने वसीले लहरे में कहा। और मैं हरगिज़ ये पसंद नहीं करता कि मेरे मातहत मुझसे बदतमीजी करें। ये तुम्हारा मातहत है और मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा देने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैंने सर झुका लिया और तहजीब कहने लगी, अरे को क्या हो गया है मास्टर? मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। तुम्हारे यकीन में दरारें आ चुकी हैं बेबी, ली कुमान ने कहा। अपने दिल को आईने की तरह शफाफ रखो, तुम्हें कोई तस्वीर दुधरी नजर नहीं आएगी। मेरा यकीन अब भी पहले की तरह है मास्टर, मैं अली में इतनी बड़ी तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरी बच्ची। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने होंगे मास्टर, लेकिन ये वो अली नहीं, ये तो कोई अजनबी है। उजाले हमेशा तारीकी के हकम में होते हैं, ली कुमान ने कहा। रोशनी की किरण हमेशा अंधेरे से फूटती है। बाद रातें बहुत तवील होती हैं मास्टर, सुबह का इंतजार करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ महसूस होने लगता है। जो लोग थक कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी मंजिल नहीं मिलती। सफर का तसलसल तो बहुत जरूरी है। मुझे माफ कर देना चीफ, बूढ़ ने मेरे नजदीक आकर धीमी आवाज में कहा। तुम मुझे बहुत मुश्किल काम करने की तलकीन कर रहे हो मास्टर, तहजीब ने कहा। ताम इस सदमे को बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी। अगर तुमने बूढ़ को माफ ना किया तो बूढ़ कभी खुद को माफ नहीं करेगा। बूढ़ ने मुझसे कहा, शरीके जिंदगी शरीके समर भी होता है। ली कुमान बोला, तुम्हें अली के कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मैंने ली कुमान की निगाह बचाकर बूढ़ को घूरा और वो खड़बड़ाकर खामोश हो गया। मैं तुम्हें अपने बाप की जगह समझती हूँ मास्टर, मुझे जो भी मशवरा दो ये समझ लेना कि मैं, तहजीब की आवाज बर्रा गई, काश तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसे सिर्फ जबानी ये मशवरा ना देता बल्कि उसे इस पर अमल करने के लिए भी मजबूर करता। मुझे तुम पर भरोसा है मास्टर, बेफिक्र रहो। आज के बाद मैं भी वही राह अपनाने की कोशिश करूंगी जो मैं जबर का कायल नहीं हूँ मास्टर, मैंने बुलंद आवाज से कहा। खुद को किसी पर मुसल्लत करना गवारा नहीं कर सकता। तुम खामोश रहो, ली कुमान ने मुझे झिड़क दिया। जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक ना हो उसमें दखल मत दिया करो। तब तो मैं चीफ के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। बूढ़ ने कहा, चीफ मुझे पसंद नहीं करते मगर मैं इनका पीछा नहीं छोड़ता। सुन लिया तुमने? ली कुमान बोला, तुम्हारे बारे में तुम्हारे मातहत के क्या नजरियात हैं?
इन लोगों ने अकल से काम लेना छोड़ दिया है और जज्बात की रूह में बह गए हैं।